आप सभी का आज के इस क्लास में। आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं नीट के PYQs। जो भी एक स्टैंडर्ड PYQ लगेगा, नया कॉन्सेप्ट सा लगेगा, तो आई विल शेयर इट एंड वी विल सॉल्व इट टुगेदर। लेट अस स्टार्ट। अ बैलून इज मेड अप ऑफ अ मटेरियल ऑफ सरफेस टेंशन S। ओके, सरफेस टेंशन दिया है S। इट्स इन्फ्लेशन आउटलेट फ्रॉम वेयर गैस इज फिल्ड इन इट। मतलब उधर ही से भर भी रहा और आउटलेट भी उधर ही है, निकलने का भी है। जी स्मॉल एरिया ए, ठीक है, इनलेट एरिया ए है। इट इज़ फिल्ड विद अ गैस ऑफ डेंसिटी रो एंड टेक्स अ स्फेरिकल शेप ऑफ रेडियस आर व्हेन द गैस इज अलाउड टू फ्लो फ्रीली आउट ऑफ इट। अच्छा, आराम से निकलने दिया जा रहा है, तो रेडियस चेंज हो जा रहा है आर से 0 तक टी टाइम में। स्पीड ऑफ जो गैस निकल रही है उसकी स्पीड है आर की फंक्शन, जो डिपेंड करती है आर पे, आर टू दी पावर अल्फ़ा, और जो टाइम है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है एस टू दी पावर अल्फ़ा, ए टू दी पावर बीटा, रो टू दी पावर गामा, आर टू दी पावर डेल्टा। और हमसे ए, अल्फ़ा, बीटा, गामा, डेल्टा सबकी वैल्यू पूछी है। सबसे पहले क्या क्या दिया हुआ है, ठीक है। सरफेस टेंशन दिया है एस है, एरिया दिया हुआ है ए है, देन इसके अलावा डेंसिटी दी हुई है रो है, देन इसके अलावा रेडियस दिया हुआ है, देन आपका ये दिया है कि स्पीड कैसे वेरी कर रहा है। स्पीड इज अ फंक्शन ऑफ आर डैट वेरीज विथ आर टू दी पावर अल्फ़ा। देन क्या दिया हुआ है, और कुछ दिया हुआ है, टी टाइम में आर से 0 हो रहा है और टी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एस टू दी पावर अल्फ़ा, ए टू दी पावर बीटा, रो टू दी पावर गामा, आर टू दी पावर डेल्टा। यही है, ठीक है। अब आपको ये अल्फ़ा, बीटा, ए एक्सेट्रा की वैल्यू निकालनी है। देखो, ये स्पीड का रिलेशन तो दिया, बट स्पीड के रिलेशन से हमारा कुछ भी निकलेगा नहीं, क्योंकि ये एक फंक्शन दे दिया कि आर टू दी पावर अल्फ़ा डिपेंड करती है। अब स्पीड तो मीटर पर सेकंड होता है, ये मीटर में है, तो कोई ऐसा कांस्टेंट मल्टीप्लाई है जिसकी यूनिट 1/सेकेंड है, बट हमें उसके बारे में कोई आइडिया नहीं है, तो ये डेटा से कुछ नहीं होगा। टाइम डायरेक्टली किसके किसके प्रोपोर्शनल है ये दिया हुआ है, ठीक है। तो हम मान सकते हैं कि टाइम का जो भी डायमेंशन होगा वो इस पूरे के डायमेंशन के बराबर होगा। मतलब कहने को तो ये हम कह सकते हैं कि प्रोपोर्शनल दिया है तो इक्वल टू में जो कांस्टेंट आएगा वो डायमेंशन लेस ही है, ये कैसे जाने। बट इस केस में जब मतलब हमें बाकी किस किस पे डिपेंड करता है दे देता है, तो वो कांस्टेंट बस एक न्यूमेरिकल वैल्यू ही होती है, वो ऐसा नहीं होगा कि फिर कोई क्वांटिटी होगी, उस डायमेंशन लेस क्वांटिटी ही होता है। तो टी बराबर हो जाएगा के टाइम्स एस टू दी पावर अल्फ़ा, ए टू दी पावर बीटा, रो टू दी पावर गामा, आर टू दी पावर डेल्टा। अब आप लोगों में से बहुत को एस के बारे में नहीं पता होगा, जो नए मतलब 11th क्लास के स्टूडेंट होंगे। सरफेस टेंशन के बारे में देख लेना। सरफेस टेंशन होता है फोर्स पर यूनिट लेंथ। क्या होता है? फोर्स पर यूनिट लेंथ, ठीक है। तो इसका डायमेंशन क्या हो जाएगा? फोर्स का डायमेंशन क्या होता है? मास इंटू एक्सेलरेशन का एल टी टू दी पावर -2। मैंने ये सब बहुत बार करा दिया है, तो इसलिए मैं बार बार नहीं कराऊंगा बाई एल। तो इसका डायमेंशन हो गया एम टी टू दी पावर -2। एरिया का डायमेंशन क्या हो जाएगा? एल स्क्वायर, मीटर स्क्वायर या जो भी होता है। आर का डायमेंशन क्या हो जाएगा? एल हो जाएगा, लेंथ ही होती है। रो का डायमेंशन क्या होगा? मास बाई वॉल्यूम का एल क्यूब, डेट इज एम एल टू दी पावर -3। सबका डायमेंशन हम रख देते हैं। तो टाइम इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? के टाइम्स एस टू दी पावर अल्फ़ा, डैट मीन्स एम टी टू दी पावर -2 अल्फ़ा, एरिया में एल स्क्वायर होल का बीटा, रो में एम एल -3 टू दी पावर गामा, आर में एल टू दी पावर डेल्टा।
अब सबके पावर को ऐड ऑन कर दो। यहाँ पे m 0 होगा, l 0 होगा, t 1 है। तो m में क्या क्या पावर आएगा, एक तो इसका अल्फ़ा है, यहाँ पे m है नहीं है, ओके। यहाँ पे गामा है, यहाँ पे नहीं है। तो अल्फ़ा और गामा ये दोनों इनटू में है, तो अल्फ़ा प्लस गामा। हम फिलहाल के लिए वो कांस्टेंट को साइड रख रहे हैं, हम बस डायमेंशन मिला रहे। टी पे क्या क्या कहाँ कहाँ पावर है, टी पे बस यहीं पावर है -2 अल्फ़ा, और कहीं टी का नामो निशान नहीं है, -2 अल्फ़ा। एल का पावर कहाँ कहाँ है, ये है 2 बीटा और ये है -3 गामा और डेल्टा भी है। 2 बीटा -3 गामा प्लस डेल्टा। नाउ एम का तो हमें पता है कि भाई 0 है, तो अल्फ़ा प्लस गामा 0 हो गया। -2 अल्फ़ा कितना हो जाएगा, -2 अल्फ़ा को 1 के बराबर होना होगा, टी की पावर 1 है, तो अल्फ़ा की वैल्यू -12 आ गई। और इस इक्वेशन से गामा की वैल्यू ½ आ गई। अब एक बार देख लेते हैं ऑप्शन में, ताकि ये हमें सॉल्व ना करना पड़े इतना बड़ा सा। तो अल्फ़ा ½ और गामा, अल्फ़ा -½ और गामा ½ ये दो हमें मिले हैं वैल्यू। ये कहाँ कहाँ है, देखो यहाँ अल्फ़ा ½ है, ठीक है, -½ नहीं है, ये कट गया। यहाँ अल्फ़ा -½ है, बट गामा भी -½ है, गामा ½ नहीं है, ये भी गया। अल्फ़ा -½ है बट गामा ½ है, चलो ये रेस में है अभी। अल्फ़ा जी ½ है और गामा भी ½ है, अल्फ़ा मतलब -½ नहीं है, तो ये भी गया। सो सी इज़ द आंसर, यहाँ से हमें पता चल रहा है। तो ऑप्शन एलिमिनेशन से सी आंसर हो गया। PYQ में देखा बहुत बार जो है सॉलिड एंगल का ये डायमेंशन पूछ देते हैं। सॉलिड एंगल हो, दे आर डायमेंशनलेस। मैंने पहले ही बता दिया था क्लास में कि डायमेंशनलेस होता है एंगल या सॉलिड एंगल। आज हम 2023 का नीट का सवाल करने जा रहे हैं अगला। सो यहाँ पे द मैकेनिकल क्वांटिटी विच हैज़ डायमेंशंस ऑफ रेसिप्रोकल ऑफ मास m इनवर्स इज। यहाँ पे मैं इस क्वेश्चन में कुछ ऐसा कुछ खास नहीं है, बट मैंने ये क्वेश्चन इसलिए लिया है क्योंकि इसका लैंग्वेज थोड़ा सा ट्रिकी हो सकता है किसी किसी के लिए। द मैकेनिकल क्वांटिटी विच हैज़ डायमेंशन ऑफ रेसिप्रोकल ऑफ मास, ओके। तो इसका ना ऐसा नहीं है कि उसका डायमेंशन m इनवर्स ही है, उसके डायमेंशन में m इनवर्स भी आ रहा है और साथ में मतलब कुछ और भी आ सकता है। ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि m इनवर्स ही उसका है, मतलब m की पावर -1 है, बट साथ में l का कुछ भी पावर हो सकता है, t का कुछ भी पावर हो सकता है, ठीक है। ये मुझे मतलब जब मैं ऑप्शंस देखा उसके बाद मुझे भी समझ में आया, तो मैंने सोचा कि बता दूं। मतलब क्या है ना कि इस तरह का क्वेश्चन का लैंग्वेज अगर नहीं समझ में आए, सपोज m-1 ही मान के चल लो और सबको सॉल्व करके देख लो कि क्या किसी में m-1 आ रहा है। अगर सिर्फ m-1 वाला भी है और साथ में m-1 l टू द पावर कुछ t टू द पावर कुछ वाला है, तो सिर्फ m-1 वाला मार देना। और अगर नहीं है तो समझ जाना कि भाई l की भी पावर हो सकती है, t की पावर हो सकती है, इसने बस मास के बारे में बताया है, छोड़ मत देना बस देख के। तो ये कैसे आ गया, ये ऑप्शन से ही बनाया जा सकता है। टॉर्क क्या होता है, टॉर्क आप लोग शायद बाद में पढ़ोगे, ठीक है, रोटेशनल मोशन में। इट इज़ R×F। सो इसका जो डायमेंशन है फोर्स इंटू रेडियस, ठीक है। फोर्स का क्या होता है, मास ऊपर है, एक्सेलरेशन में l t टू द पावर -2 है, और एक रेडियल डिस्टेंस का दूरी l, इसका भी डायमेंशन l ही होगा ना r का। सो इसमें तो m की पावर पॉजिटिव ही आ रही है। नाउ ग्रेविटेशनल कांस्टेंट निकालने के लिए ग्रेविटेशनल फोर्स जो होता था, ठीक है, ग्रेविटेशनल फोर्स वो क्या होता था, G m1 m2/r²। दो मासेस होते थे, तो G की जो भी यूनिट है वो क्या हो जाएगी, G कितना हो जाएगा, फोर्स इंटू r² m1 m2। ये चाहे कोई सा भी फोर्स हो, इसकी यूनिट फोर्स मतलब डायमेंशन तो सेम ही होगी फोर्स के बराबर, तो मास एक्सेलरेशन l t टू द पावर -2।
आर स्क्वायर का एल स्क्वायर, मास 2 मास है तो एम एंड एम, दैट मीन्स एम स्क्वायर। तो ये हो गया एम टू द पावर 1 नीचे में, एम इनवर्स एल क्यूब टी टू द पावर -2, ठीक है। सो इसमें एक इनवर्स आ गया। नाउ एंगुलर मोमेंटम, एंगुलर मोमेंटम क्या होता है? एंगुलर मोमेंटम होता है मोमेंटम इनटू रेडियल डिस्टेंस, एम बी क्रॉस आर, ठीक है, एम बी क्रॉस आर। ये सारी चीज़ें मतलब आपको यूनिट अगर किसी की देखनी है ना, यूनिट देख लो, डायमेंशन में यूनिट की चोरी चोरी नहीं है, बस कॉन्सेप्ट सीखो। यूनिट देख लो, जाके इसकी यूनिट देख लो और उस हिसाब से डायमेंशन इसका लिख लो, बट कॉन्सेप्ट सीखो। सो इसमें भी मास ऊपर है, मीटर पर सेकेंड इसका वेलोसिटी का और रेडियस, तो इसमें भी m की पावर पॉजिटिव आई। नाउ एक है कोफिशिएंट ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी, तो हीट डिसिपेशन का जो रेट होता है के ए डी टी बाई डी एक्स होता है, ठीक है। ये सारी चीज़ें फार्मूला आप बाद में पढ़ोगे, आप के की यूनिट सीधे देख लेना और देख लेना कि क्या के जी नीचे है या ऊपर है, और बाद में आप सीख जाओगे, मतलब जब आप पढ़ जाओगे इस फार्मूला को तो के की यूनिट निकालना भी सीख जाओगे। मैं अवॉइड कर रहा था, बट आई थिंक कि मतलब बहुत सारे लोग ड्रॉपर्स होंगे या 11th-12th का मतलब पढ़ चुके होंगे, 12th में भी आधा और 11th कम से कम, मतलब तो इसीलिए मैं ये डिस्कस कर दे रहा हूँ। जो फ्रेशर्स हैं उनको थोड़ी दिक्कत होगी, बट फ़िलहाल के लिए आप बस यही समझो कि कॉन्सेप्ट क्या है, मतलब तो इसमें के की यूनिट निकालने के लिए ये क्या है, ये रेट ऑफ हीट ट्रांसफ़र है, रेट ऑफ हीट ट्रांसफ़र, तो वाट में होता है, जूल पर सेकेंड, एनर्जी पर यूनिट टाइम। एनर्जी क्या होती है? एनर्जी का मैंने बहुत बार मतलब वो डायमेंशन निकाला, एम एल टू टी टू द पावर -2 रेट है, तो एक टाइम नीचे कर दो, ठीक है। इधर के रह गया, इधर एरिया रह गया एल स्क्वायर। डी टी क्या है? टेम्परेचर का डिफरेंस होता था, ठीक है। तो ये तो कुछ और ही, मतलब टेम्परेचर का डिस्टेंस है तो डिफरेंस है तो के आ गया, ठीक है। डी एक्स में एल आ गया। अब देखो के कैसे डिपेंड करेगा मास पे, इधर तो मास है नहीं कुछ, अगर ये कुछ भी इनटू डिवाइड हो जाए उस साइड जाकर कोई फ़र्क पड़ेगा एम के पावर पे? नहीं पड़ेगा, बाकी किसी पे पड़े, लेकिन एम की पावर क्या है? पॉजिटिवली मतलब के पे डिपेंड कर रही है, तो ये भी नहीं हो सकता। डैट मीन्स कि एक ही ऑप्शन था जिसमें एम इनवर्स पे डिपेंड कर रही थी चीज़ें, और यही आंसर होगा। बी इज़ द करेक्ट आंसर, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट इज़ द राइट आंसर। ये नीट 2022 का सवाल है। ऐसे तो मैंने ऐसे सवाल बहुत बार मतलब जेई मेंस वाले सेशन में, बट बहुत सारे लोग मतलब जेई मेंस को स्किप करके सीधा नीट देख रहे होंगे शायद, जो नीट एस्पिरेंट्स होंगे, तो इसलिए एक बार मतलब ये क्वेश्चन भी करा रहा हूँ। सो डायमेंशन दिया हुआ है और पूछा है कि ये किसका डायमेंशन है। देखो मतलब नए बच्चों के लिए ना मतलब ये दिक्कत कर सकता है, बट एक ओवरव्यू देख लो कि निकालते कैसे है डायमेंशन। देखो सबसे पहली बात है जो मैं बार बार कह रहा हूँ कि यूनिट चीट कर लो, यूनिट देखने के बाद भी बना लोगे ज़रूरी नहीं है। लाइक एनर्जी है, सपोज एनर्जी की यूनिट क्या है? जूल है, ठीक है। अब हमें जूल तो पता चल गया, बट इससे हम डायमेंशन कैसे निकाले भाई? हमें तो पता ही नहीं है कि किलोग्राम पे कितना डिपेंड करता है, मास पे, लेंथ पे कितना डिपेंड करता है, टाइम पे कितना करता है। अगर इसी जूल को हम लिख पाए और तोड़ पाए तो ये फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट होता है, ठीक है, तो ये हो जाता है न्यूटन मीटर। अभी भी देखो एक तो मीटर आ गया तो एल का पावर 1 मुझे दिखने लगा, बट न्यूटन को हम क्या करें? मतलब हमें जो है बैक जाकर ना सबको फंडामेंटल यूनिट्स में लाना होगा। जैसे 7 फंडामेंटल डायमेंशन थे ना, उनकी यूनिट्स मीन्स मास का यूनिट हो, लेंथ का यूनिट हो, टाइम का यूनिट हो, करंट का यूनिट हो, ऐसे करके लाना होगा। जनरली तो 3 ही का काम पड़ता है, समझ रहे हो? मतलब न्यूटन अपने आप में कोई बेसिक यूनिट तो है नहीं। न्यूटन क्या है? फिर मास इंटू एक्सेलरेशन है, तो मास को क्या ऐसा यूनिट में किलोग्राम लिखते हैं। एक्सेलरेशन क्या होता है? मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और ये मीटर, ठीक है, इनटू में
तो ये पूरा हो जाता है किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर। और यहाँ से हम इसका डायमेंशन लिख पाते हैं ml/T⁻²। सो समझ रहे हो कि किसी का भी यूनिट जानने से नहीं, मतलब उसको बेसिक टर्म में तुम्हें तोड़ना होगा उसके मतलब यूनिट को, और फिर उसका डायमेंशन लिख सकते हो। CGS यूनिट में लिखो, MKS में लिखो, SI में लिखो, लेकिन तुम्हें पता होना चाहिए कि मास पे कितना डिपेंड कर रहा है, लेंथ पे कितना, टाइम पे कितना, एंड इसी तरह से। सबसे पहले सेल्फ इंडक्टेंस है। तो सेल्फ इंडक्टेंस का ना एक फार्मूला आप लोग आगे जाके पढ़ोगे, आप नेट पे सर्च कर ले सकते हो साथ साथ। वर्क डन बराबर होता है हाफ LI²। L है यहाँ पे इंडक्टेंस, वही सेल्फ इंडक्टेंस। I अपना करंट है, और ये वर्क डन है। वर्क डन की डायमेंशन क्या होगी? सेम एज एनर्जी। L का हमें निकालना है, और इनटू में I का क्या है? A² ठीक है, A²। L का जो डायमेंशन है वो क्या आ जाएगा? ml/T⁻²। सॉरी, 2 बार माइनस लिख दिया मैंने फ्लो में। A उधर जाएगा तो -2 आ जाएगा। ये L इंडक्टेंस का L है, इसको गलती से इधर मत भेज देना, और फिर मतलब L⁻1 मत कर देना। ये इंडक्टेंस है, ठीक है, इंडक्टेंस का L है। इस पर LH भी लिख सकते हैं इंडक्टेंस बताने के लिए। अब अगर हम देखें कि हमारे क्वेश्चन में क्या है, तो हमारे क्वेश्चन में L की पावर 1 है, यहाँ L की पावर 2 है, ठीक है। इंडक्टेंस की यूनिट ये नहीं है, इंडक्टेंस गया, सेल्फ इंडक्टेंस ऑप्शन इज एलिमिनेटेड। नाउ कौन कौन से ऑप्शन बचे? मैग्नेटिक परमेबिलिटी, इलेक्ट्रिक परमिटिविटी, मैग्नेटिक फ्लक्स। एक फार्मूला है इलेक्ट्रिक परमेबिलिटी और मैग्नेटिक परमिटिविटी का, कि स्पीड ऑफ लाइट बराबर होता है 1/μ0ε0। ये क्या होता है μ0ε0? ये है मैग्नेटिक परमेबिलिटी और ये है इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी, ठीक है। तो इन दोनों का आपस का तो रिलेशन मुझे पता चल गया, ठीक, इसको 1 मार्क कर दिया। बट अब मुझे मैग्नेटिक परमेबिलिटी चाहिए, कैसे निकलेगा? ध्यान नहीं आ रहा। चलो, इलेक्ट्रिक परमेबिलिटी चाहिए, कैसे निकलेगा? इसका एक फार्मूला है कूलम्स लॉ, ठीक है, मुझे ध्यान नहीं है, 9th-10th में शायद पढ़ाते। तो उसकी वैल्यू होती है 1/4ε0 Q1 Q2/r²। सर्च कर लेना, फोर्स ड्यू टू 2 चार्जेस, 2 चार्जेस आपस में जो फोर्स लगाते हैं, ये क्या है? ये चार्ज है, ये चार्ज की वैल्यू है, ठीक है। तो 1/4π ये तो कांस्टेंट है, 1/ε0 हमें निकालना ही है। चलो ε0 को इसी साइड भेज देते हैं, ε0 हो गया, ठीक है, कांस्टेंट अपना कांस्टेंट है, फोर्स नीचे आ गया, Q1 Q2 रह गया, और यहाँ पे r² रह गया, ठीक है। फोर्स की क्या है यूनिट? मास इंटू एक्सेलरेशन L⁻²। Q की यूनिट क्या होगी? I = Q/T होता था, तो I = Q/T है, तो Q = IT होगा, Q = IT होगा, ठीक है। तो चार्ज = एम्पियर इंटू टाइम, एम्पियर सेकेंड, ये एम्पियर है इसकी यूनिट, इसकी सेकेंड है, और डायमेंशन में देखेंगे तो A और T, AT, और इसका होल स्क्वायर हो जाएगा क्योंकि 2 चार्जेज है, तो A² T², और R का क्या होगा? L², ठीक है। इसका पूरा डायमेंशन क्या आ जाएगा? m-1। L का पावर कितना है? 3 पावर है, -3। T का पावर कितना है? -2 इधर है, 2 ऊपर है, ये -2 ऊपर जाएगा तो 2 हो जाएगा, T⁴ A², ठीक है। ये तो बहुत ही ख़तरनाक सा आ गया है, कम से कम ये तो नहीं है, ठीक है। यहाँ पे आप देख लो, ये तो नहीं है, मतलब जिसका डायमेंशन पूछा है। तो इलेक्ट्रिक परमिटिविटी भी गया साइड, इलेक्ट्रिक परमिटिविटी भी साइड हो गया। अब मैग्नेटिक परमेबिलिटी पे आते हैं। स्पीड ऑफ लाइट डिपेंड करता है इन दोनों पे, और ये है
इसकी वैल्यू होती है 1/μ0 ε0 की रूट। इसकी डायमेंशन कितनी है, L (T⁻⁻1) मीटर पर सेकेंड। 1/√μ0 बच गया, √ε0। ε0 की कितनी थी उसका ही मतलब रूट कर देंगे। सो ये डायमेंशन था ε0 का, इसका रूट कर देंगे। सो √m⁻⁻1 L⁻³ T⁴ A²। ठीक है, मैंने सही लिखा है, शायद सही लिखा है। सो L⁻⁻1 इधर है, अपना μ0 इधर रूट में पड़ा हुआ है, और इसका पूरे का रूट है, तो m-½ हो गया, L-3/2 हो गया, T² हो गया, A सीधा सीधा A रह गया। अब μ0 का हमें डायमेंशन जानना है, तो μ0 को उधर ले गए, L⁻⁻1 इधर आ गया। सो क्या होगा, m-½ L क्या होगा, -3/2 था और इनटू में +1 आ गया, तो +1 ऐड कर दो इसमें। T क्या होगा, 2 था, इनटू में -1 आ गया, तो 2 - 1 हो गया। A की पावर तो 1 ही है। ठीक है, m-½ L कितना हो जाएगा, -½ हो जाएगा, -3/2 + 1 -½ T की पावर 1, A की पावर भी 1। सो μ0 का अंडर रूट आ गया। अब μ0 करना है तो इसको फिर से स्क्वायर कर दो, स्क्वायर करोगे तो सबको 2 से इनटू कर दो, ml-1 T² A²। ठीक है, नाउ देखो μ0 जो है ना इतना रेसिप्रोकल में है, मतलब समझ रहे हो बात को, कि एप्सिलॉन जो था वो नीचे था। ठीक है, हमने जो भी किया वो मतलब 1/ इतना है। ठीक है, तो जब μ0 का हम ये निकालेंगे ना डायमेंशन, तो ये डायमेंशन ऐसे नहीं होंगे, लाइक सपोज μ0 डिपेंड्स अपॉन 1/मास। ठीक है, तो हमने क्या किया कि हमने सीधा मास का m लिख दिया, यूनिट डायमेंशन। लेकिन ये क्योंकि 1/ मास है, तो ये इसकी यूनिट क्या है, इसकी यूनिट 1/ किलोग्राम है, ना कि किलोग्राम है। सो ये मास पे इन्वर्सली डिपेंड कर रहा है। सो कभी भी डायमेंशन नीचे ही नहीं रखे रह जाना। मीन्स लगेगा कि यार ये कोई मैथ्स थोड़ी है कि डायमेंशन नीचे है तो अब ऊपर ले जाओ, लेकिन समझ रहे हो ना कि डायमेंशन अगर नीचे आ गया है तो डायमेंशन को ऊपर ले जाना है। सो μ0 का डायमेंशन अब क्या हो जाएगा रियल में, ये तो नीचे आया था इतना, इन्वर्सली है, इस पूरे का इन्वर्स करो, ऊपर ले जाओ। समझ रहे हो ना क्यों, वरना कमेंट सेक्शन में पूछ लेना। तो ml T⁻⁻2 A⁻⁻2, और यही आपका आंसर है, क्योंकि जैसा कि आप देख सकते हो कि यही डायमेंशन आपसे पूछा था। सो मैग्नेटिक परमेबिलिटी विल बी द आंसर। नेक्स्ट सवाल है नीट 2021 का। ये भी मैंने जेईई मेंस में इस तरह के सवाल डिस्कस किए हैं, बट अगेन फिर से नीट वालों के लिए कर रहा हूँ। आगे चल के अगले टॉपिक से हम लोग नीट और जेईई मेंस का जो वीडियो होगा वो मिक्स ही लाने की कोशिश करूँगा, क्योंकि बहुत सारे सवाल एक जैसे हैं, उनको अवॉइड करना है। सो ये क्वेश्चन पढ़ते हैं हम। इफ फोर्स F, एक्सेलरेशन A एंड टाइम T आर चूजन एज द फंडामेंटल क्वांटिटीज, फाइंड द डायमेंशन ऑफ एनर्जी। अरे भाई ये तो फंडामेंटल क्वांटिटीज ही बदल दिया। ठीक है, फंडामेंटल क्वांटिटी ही बदल दिया। तो चलिए, अगर मास, लेंथ और टाइम फंडामेंटल क्वांटिटीज होते तो मैं क्या कहता कि एनर्जी डिपेंड करता है m⁴ अल्फ़ा, L⁴ टाइम गामा। ठीक है, अब भाई इन्होंने बदल दिया, मास, लेंथ, टाइम को फंडामेंटल यूनिट नहीं रहने दिया, कोई और ही आ गया। कौन आ गया, फोर्स, एक्सेलरेशन और टाइम। सो कुछ नहीं करना है हमें, बस ये मान लेना है ना कि
और इनटू सम कांस्टेंट भी होता कि, ठीक है, क्योंकि डायमेंशन है। हमें बस ये मान लेना है कि एनर्जी की जो डायमेंशन है वो फोर्स पे अल्फा की पावर पे डिपेंड करती है, एक्सेलरेशन के बीटा पे डिपेंड करती है और टाइम के गामा पे करती है। अब यही जब फंडामेंटल बेसिक यूनिट हो गए तो इनके टर्म में मुझे एनर्जी को बताना है। जैसे मैं पहले बताया था कि किलोग्राम स्क्वायर मीटर स्क्वायर सेकेंड -2 कुछ भी, मतलब जो भी था। तो अब मुझे बताना होगा न्यूटन की पावर इतना, एक्सेलरेशन की पावर इतना, मतलब समझ रहे हो, न्यूटन स्क्वायर, एक्सेलरेशन मीटर पर सेकेंड इस माइनस मीटर s⁻⁻² का होल स्क्वायर, ऐसे करके बताना होगा। तो हम इसलिए f⁴ a⁴ और t⁴ के टर्म में लिख लेते हैं। लेकिन अब इसको बताने के लिए ना हम डायरेक्ट मतलब हमारा उस हिसाब से प्रैक्टिस नहीं है। हम इक्वेट कैसे करेंगे? एक्सेलरेशन अपने आप में कुछ अलग ही क्वांटिटी है, फोर्स अजीब सी है, मतलब एनर्जी को हम कैसे इसके टर्म में ले आए कि अब एक्सेलरेशन में खुद ही दो चीज़ है ना, मीटर भी है, सेकेंड स्क्वायर भी है, वो अपने आप में अलग अलग तो है ही नहीं। तो कुछ नहीं, हम फिर से मतलब जाएंगे बेसिक यूनिट में ही। क्या करेंगे कि फोर्स का जो फंडामेंटल यूनिट है मास लेंथ टाइम के टर्म में वो लिखेंगे, एक्सेलरेशन का mlt के टर्म में लिखेंगे, टाइम का लिखेंगे, और फिर mlt का ही पावर निकालेंगे। देखो कैसे अल्फ़ा बीटा गामा भी निकल जाएगा। हम न्यूटन में इसलिए नहीं निकाल सकते क्योंकि न्यूटन खुद ही एक डेराइव्ड क्वांटिटी है, बहुत मुश्किल हो जाएगा अगर हम ऐसे ही करेंगे। तो इसलिए हमें मास लेंथ और टाइम में इन सबको तोड़ना होगा। उसके लिए क्या होगा कि फोर्स क्या होता है, फोर्स का डायमेंशन हम लिखेंगे। फोर्स का डायमेंशन है मास इंटू एक्सेलरेशन L⁻⁻²। देन एक्सेलरेशन है, ये एरिया नहीं है, ठीक है, क्वेश्चन में ध्यान रखना, एरिया नहीं है, एक्सेलरेशन है। सो एक्सेलरेशन क्या होता था, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर mL⁻², ठीक है, टी तो अपना टी ही रहेगा। यहाँ तो अब फिर भी मतलब ऐसा हो सकता था कि एनर्जी इक्वल टू वर्क डन है तो फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट हमें पता है रिलेशन, तो ठीक है। अब मैं मतलब सपोज यहाँ करंट ले लूँ और फिर पूछूँ अब कहाँ से इतना तुम फार्मूला डेराइव करोगे। तो कभी भी अगर ऐसा क्वेश्चन आए तो भी हमें mlt के ही फॉर्म में निकालना है। बस देखो कुछ नहीं बदला है, बस वही है कि अल्फ़ा बीटा और गामा का वैल्यू पूछ लिया। पहले पूछता था कि एनर्जी इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फोर्स, एक्सेलरेशन, टाइम, और इसके कुछ पावर पे डिपेंड करता है। अब ये पावर निकाल के बता दो, डायरेक्टली पूछ लेता था। अब क्या है कि यही तीन को कह दिया कि फंडामेंटल यूनिट है और निकालना वही है अभी भी कि अल्फ़ा बीटा और गामा ही निकालना है। बस वो नाक को सीधा ना पकड़ के ऐसे हाथ घुमा के पकड़ रहा है, ठीक है। तो एनर्जी की कितनी होती है mL⁻², और फोर्स का mL⁻² अल्फ़ा, एक्सेलरेशन L⁻², बीटा, टाइम का अपना टाइम है गामा। सो m का क्या हो जाएगा, टोटल अल्फ़ा ही रह जाएगा। l का यहाँ पे अल्फ़ा आएगा, इधर बीटा भी आएगा, तो l अल्फ़ा प्लस बीटा हो जाएगा। टाइम का -2 अल्फ़ा प्लस गामा -2 बीटा, ठीक है। ये तो -2 बीटा है और ये गामा। नाउ मास का अल्फ़ा है, अल्फ़ा की वैल्यू कितनी होगी, 1 होगी, इधर दिख रहा है ना, यहाँ पे 1 है, तो अल्फ़ा 1 हो गया। अब अल्फ़ा प्लस बीटा कितनी होगा, L का पावर है, यहाँ पे 2 है, तो अल्फ़ा प्लस बीटा 2 है, अल्फ़ा 1 है, तो बीटा कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। अब टाइम के लिए निकालो, उधर कितना है, -2 है, -2 बराबर कितना हो जाएगा, -2 अल्फ़ा यानी -2 हो जाएगा, 1 है अल्फ़ा, प्लस गामा -2 बीटा, और बीटा की वैल्यू 1 है तो फिर -2 कट गया, तो गामा -2 बराबर 0 हो गया, तो गामा इक्वल्स टू 2 हो गया। सो अब हम क्या लिख सकते हैं, हमने लिखा था ना कि फोर्स टू दी पावर अल्फ़ा ऐसे करके डिपेंड कर रहा है, तो अब डिपेंड करेगा, फोर्स अल्फ़ा 1 है, a⁻β a भी 1 है, t
गामा है टी स्क्वायर। अब क्योंकि ये फंडामेंटल यूनिट्स बन चुकी है तो इसको ऐसे बक्से में दिखा दो, जैसे हम एम एल और टी वगैरह को फंडामेंटल यूनिट्स को दिखाते थे। बस ये कहीं ऑप्शन में दिख रहा हो तो यही आंसर हो, बी ऑप्शन। सो विद दिस वी कम टू एंड ऑफ आवर टुडे सेशन। नए तरह के क्वेश्चन नहीं है मतलब और कोई सभी डिस्कस करने को। ऐसे तो बहुत सारे क्वेश्चन पूछे गए, बट पिछले 20 साल में जो भी क्वेश्चन मुझे लगा कि नया कॉन्सेप्ट है थोड़ा सा, मैं वही डिस्कस करना चाहता था। एंड नीट हो, AIPMT हो, जिपमर हो, इन सब में मतलब मुझे यही क्वेश्चंस थोड़े नए से दिखे। सो मेरे हिसाब से मैंने ये डिस्कस कर लिया है। बाकी किसी को डाउट है तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैं कोशिश करूँगा डाउट्स रिजॉल्व करने की।